हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व, जिसको हम इन शॉर्ट पीसी भी बोलते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है या उसका महत्व क्या है। फिलिप्स कर्व की उपयोगिता या महत्व को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि फिलिप्स कर्व आखिर है क्या। तो इसके बारे में लर्नर्स एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको फिलिप्स कर्व का नहीं पता होगा तब तक आप इसकी इम्पॉर्टेंस, यूटिलिटी को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसको सिर्फ इतना आपको बताऊंगी कि फिलिप्स कर्व जो है वो एक तरह से एक कॉम्बिनेशन है, उसके ऊपर वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं किसके, अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हाँ एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट और वाई एक्सिस पर इन्फ्लेशन अगर है तो इसके ऊपर इस तरीके से ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है पीसी फिलिप्स कर्व, जो कि इसके ऊपर वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं इन्फ्लेशन के और अनएम्प्लॉयमेंट के। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि अगर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कम है, और अगर इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो कर्व है ये एक ट्रेड ऑफ शो करता है किसके बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक ट्रेड ऑफ को शो करता है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर, यानी कि अगर हम एक को अचीव करने के लिए जाते हैं या एक को करेक्ट करने के लिए जाते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम करने लगता है। ठीक है, मतलब अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। ये है आपका जो है फिलिप्स कर्व। ठीक है, अब आ जाते हैं फिलिप्स कर्व की इम्पॉर्टेंस को डिस्कस कर, जो हमारे वीडियो का टॉपिक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में और जानना होगा। वो ये कि जो फिलिप्स कर्व है एक तरह से रूट्स कहाँ से हैं, तो उसमें क्या है कि 1936 जब 1930s के अंदर जो है विश्व महामंदी आई 1929 एंड 30 के अंदर, तो उस समय पर केन्स ने ये महसूस किया कि ये जो मंदी है इसका रीज़न लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड है, कि इकॉनमीज़ के अंदर ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एग्रीगेट डिमांड नहीं है। तो फिर केन्स की थ्योरी आई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में आई थी। इस थ्योरी के बाद या केन्स के ये जो सॉल्यूशंस थे मंदी से बाहर निकलने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, उन सॉल्यूशंस के ज़रिए जो है सभी इकॉनमीज़ में अर्थशास्त्रियों ने, पॉलिसी मेकर्स ने ये बिलीव करना स्टार्ट किया कि अगर इकॉनमी को ग्रो करना है तो एग्रीगेट डिमांड को क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। ये उस समय की रिक्वायरमेंट भी थी क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बहुत कम थी। उसी की वजह से इकॉनमीज़ के अंदर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, उसी की वजह से अर्थव्यवस्थाओं में ओवर प्रोडक्शन था, एक्सेस प्रोडक्शन था, और बहुत जो है जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं उसकी परिस्थितियाँ थी विभिन्न देशों के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसमें केन्स ने ये सॉल्यूशन दिया कि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना होगा। उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी से करें या फिस्कल पॉलिसी से हम उसको जो है इंक्रीज़ करें। हालांकि केन्स ने सबसे ज़्यादा जो है फिस्कल पॉलिसी के अंदर बिलीव किया कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो मॉनेटरी पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, तो गवर्नमेंट को खुद से आकर के जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए।
तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि इफ़ इन शॉर्ट रन अगर जो पॉलिसी मेकर्स थे वो पॉलिसी लगा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर जो चीप मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इससे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इंक्रीज हुआ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, आउटपुट इंक्रीज हुआ, लेकिन इसके साथ साथ क्या आया यहाँ पर, ये लेकर के आया, इन्फ्लेशन को लेकर के आया इन शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन में हम जानते ही हैं क्योंकि अकॉर्डिंगली जो सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है, तो इन्फ्लेशन, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड तो आप जानते हैं अच्छे से कि शॉर्ट रन में ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। जो हम पॉलिसी लगाते हैं एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने के लिए वो शॉर्ट रन में ही बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई को बढ़ने में समय लगता है, तो इन्फ्लेशन जो है वो आ गई। फिर अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी मेकर्स ने काम करना शुरू किया कि भाई इन्फ्लेशन को क्या किया जाए, कम किया जाए, तो उससे क्या हुआ कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होने लगा। ठीक है, तो यही सारा का सारा क्या था, फिलिप्स कर्व था। इसी चीज़ के बारे में ही था फिलिप्स कर्व कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, तो इससे एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज हुआ, आउटपुट इंक्रीज हुआ, लेकिन मतलब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने का मतलब उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होने के साथ साथ क्या हो गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लगाई तो उससे क्या हो गया, आउटपुट कम हो गया और एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो यहाँ से सैमुएल्सन और सोलो ने जो है इस फिलिप्स कर्व की इम्पॉर्टेंस के बारे में बात की कि भाई यहाँ पर जो फिलिप्स कर्व है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक टूल की तरह यूज़ किया जा सकता है फिलिप्स कर्व को। वो कैसे, उसने कहा कि इसको पीसी कैन बी यूज्ड एज अ टूल, एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, तो सैमुएल्सन और सोलो कहते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि जो फिलिप्स कर्व है यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। ठीक है, ले रहे हैं, क्या होता ही है फिलिप्स कर्व में, और यहाँ है इन्फ्लेशन। तो ये इसके ऊपर वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई। अब आप देखिए कि जो ए कॉम्बिनेशन है इस पर क्या है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोज़गार अच्छा है, मतलब बेरोज़गारी कम है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ये वाला जो है कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है कि अब इसमें इन्फ्लेशन तो कम हो गई लेकिन बेरोज़गारी बढ़ गई। ठीक है, तो ये तो दोनों एक तरह से एक्सट्रीम हो गई। एक्सट्रीम कंडीशन कोई भी इकॉनमी नहीं चाहेगी कि उसके पास बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो या बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो। तो कोई भी इकॉनमी क्या कर सकती है इस पीसी कर्व की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू सोलो, सैमुएल्सन एंड सोलो, कि वो कोई कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकती है। सपोज कीजिए कि वो सी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर लेती है कि ये ठीक है कि हाँ इतनी इन्फ्लेशन और इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग जो है वो ठीक रहेगी, हमारी इकॉनमी उसके अंदर स्मूथली चलेगी, स्टेबल रहेगी, इकॉनमी जो है धीरे धीरे अपना नॉर्मल रेट से ग्रो करती रहेगी। तो इकॉनमी क्या सेलेक्ट कर सकती है, कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकती है जो उसको लगता है कि उसकी आर्थिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बिल्कुल बढ़िया है, तो वो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकती है। तो इस केस में सैमुएल्सन ने कहा कि पीसी करो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर कहते हैं कि आफ्टर सेलेक्टिंग, सपोज करो कि किसी इकॉनमी ने क्या किया है, सेलेक्ट किया या चूज किया कॉम्बिनेशन, कौन सा, कॉम्बिनेशन सी। ठीक है, सपोज कीजिए इसमें 4% की इन्फ्लेशन रेट है और मान लीजिए 3% की क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो 4 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी इकॉनमी ने सेलेक्ट कर लिया। अब कि भाई ये ठीक है, तो अब वो ये हो गया कि भाई मुझे तो अपनी इन्फ्लेशन को तो यहाँ लेकर के आना है और अनएम्प्लॉयमेंट को इस रेट पर लेकर के आना। तो अब वो इसके अकॉर्डिंग, ये उसके लिए एक तरह से टारगेट सेट हो गया कि मुझे अपनी इकॉनमी को इस लेवल पर लेके आना है, क्योंकि हमें तो एक है, एक को अगर हम ठीक करते हैं तो दूसरे को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो एक ऐसा लेवल ले लिया जाए जो दोनों में बैलेंस बन जाए।
तो अब इसके लिए क्या कर सकती है कोई भी इकोनॉमी, एक मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है उसको सेलेक्ट कर सकती है। अभी कौन सी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है वो इस कॉम्बिनेशन को अचीव करने के लिए ठीक रहेगी। मतलब क्या है एक तरह से कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कैसी लगाई जाए, उसके सिलेक्शन के अंदर हमारा जो पीसी कर्व है वो हेल्प करता है। तो ये तो है इसकी इंपॉर्टेंस की बात, जो किसने बताई है, सैमुअल्सन और सोलो ने बताई है। तो एक तरह से इनके अकॉर्डिंग ये एक काफ़ी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इसकी, पीसी की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन रखता है ये कि इसको यूज़ किया जा सकता है इस तरीके से। लेकिन ये वाली जो सिचुएशन रही, जो ये इन सॉल्यूशंस की बात की, इन कॉम्बिनेशंस या ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात थी, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चले। ठीक है, तो एक समय ऐसा आया जब ये ट्रेड ऑफ नहीं था। ठीक है, तो वो जो सिचुएशन थी वो थी फिलिप्स कर्व के फेलियर की सिचुएशन। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, हाँ, यहाँ इसके साथ ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या ये वैलिड है? तो जब हम इस फिलिप्स कर्व के फेलियर को डिस्कस करेंगे तो आप अपने आप ही ये समझ जाएंगे कि इज़ इट वैलिड और नोट। स्टिल आज के सिनेरियो में ये कितना जो है वैलिड है, कितना इस तरीके से इकोनॉमीज के अंदर सिचुएशन है, आप समझ जाएंगे। बात करते हैं फिलिप्स कर्व के फेलियर की। तो हुआ क्या कि 1970s के अंदर अमेरिका में क्या देखने को मिला कि वहाँ पर एक तरफ तो जो इकोनॉमी है उसमें प्रोडक्शन आउटपुट कम हो रहा था, लेकिन साथ के साथ क्या हो रहा था, वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। मतलब एक तरफ तो क्या था कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी, ठीक है, और साथ के साथ क्या था, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट भी कम हो रहे थे। ठीक है, बहुत ऊंची इन्फ्लेशन थी और साथ के साथ ही क्या था कि जो प्रोडक्शन था, फॉलिंग प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फॉलिंग प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही थी और एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा था, घट रहा था। ठीक है, ये सिचुएशन थी 1970s के अंदर। तो क्या हुआ, देखिए, ये कह रहे थे कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी, लेकिन यहाँ पर क्या था, फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए क्या हो गया, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि फिलिप्स कर्व क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि अगर इन्फ्लेशन की रेट ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट की क्या होगी, कम। लेकिन 1970 के दशक में अमेरिका में क्या देखने को मिला कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा थी और दूसरी तरफ जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो मतलब कि जो उसने कहा वो क्या हो गया, फेल। तो अब वो जो एक तरह से सॉल्यूशंस की बात की जा रही थी या पॉलिसी की बात की जा रही थी, वो पॉलिसी अब यहाँ काम करनी बंद हो गई। ठीक है, तो ये था फेलियर। और ये जो सिचुएशन थी जब इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो, इसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। इसे क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन या स्लम्प इन्फ्लेशन, या इसे स्लम्प इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये है क्या, ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। यानी कि जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन साथ के साथ जो रोजगार है, जो उत्पादन है, वो भी घट रहा हो, तो उसे क्या नाम दिया गया, ये एक नई जो इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की जो एक तरह से प्रकार था वो देखने को मिला उस समय में अर्थशास्त्रियों को। तो फिर से दोबारा से इन सभी जो भी पॉलिसी उस समय में यूज़ की जा रही थी उनके ऊपर विचार करने की ज़रूरत महसूस हुई। और ये जो स्टैगफ्लेशन थी, ये ना केवल फिलिप्स कर्व के फेलियर
को शो करती है, बल्कि ये केन्जियन जो फ्रेमवर्क था, जो केन्जियन थॉट थी एक तरह से, केन्स ने जो कहा था कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा करके हम मंदी को दूर कर सकते हैं, और ये सब सिचुएशंस जो भी केन्स की उस थ्योरी में हैं, वो भी क्या हो गई, जो है कोलैप्स कर गया। केन्जियन फ्रेमवर्क इस समय में क्या हुआ, कोलैप्स कर गया। क्यों कोलैप्स कर गया? क्योंकि केन्स भी यही कहता था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, कि मतलब अगर एक अर्थव्यवस्था में या तो इन्फ्लेशन होगी या फिर बेरोजगारी होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगी। लेकिन 1970s में क्या था, बहुत ऊंची बेरोजगारी थी और बहुत ही ऊंची क्या थी, मुद्रास्फीति थी। मतलब एक तरफ तो रोजगार घट रहा था और दूसरी तरफ कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन थी जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फिलिप्स कर्व था वो फेल हो गया। उसकी जो एक तरह से उसके जो रिजल्ट्स थे, उसके जो कंक्लूजन्स थे, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। स्टैगफ्लेशन को मंदीस्फीति भी कहा जाता है, मंदीस्फीति। ठीक है, क्यों कहा गया ऐसे मंदीस्फीति? मंदी प्लस स्फीति। स्टैगफ्लेशन क्या है, मंदी प्लस स्फीति। मंदी क्यों? क्योंकि एक तरफ तो क्या हो रहा है, रोजगार घट रहा है, उत्पादन घट रहा है, मंदी। दूसरी तरफ क्या है कि कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, यानी स्फीति। तो इसे मंदीस्फीति भी कहा जाता है। तो ये था स्टैगफ्लेशन, जिसकी वजह से केन्जियन फ्रेमवर्क भी जो है वो फेल हो गया। ठीक है, और साथ के साथ क्या हुआ, जो फिलिप्स कर्व के जो उसके कंक्लूजन्स थे वो भी क्या हो गए, फेल हो गए। तो क्या कह सकते हैं कि इस समय वैलिड है या नहीं है? तो अगर हम इस मंदीस्फीति के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो प्रेजेंट में इंडियन इकोनॉमी में हम क्या देख रहे हैं? प्रेजेंटली यही तो है जो हम इंडियन इकोनॉमी में देख रहे हैं। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और कुछ इसी तरह की परिस्थितियां और भी बहुत सारे देशों में देखने को मिलती हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये वैलिड है? नहीं, क्योंकि ट्रेड ऑफ है ही नहीं इस समय में। दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही हैं। तो फिर इसकी वैलिडिटी के ऊपर क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क, की वैलिड है या नहीं। ठीक है, आप इसको खुद सोचिएगा कि वैलिड है या नहीं। मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंटली ये सिचुएशन है। अब आप खुद इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं के अंदर ये जो स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, जो इस समय भी देखने को मिल रही है, ये क्यों आती है, कारण क्या है स्टैगफ्लेशन के? इसे हिंदी में गतिरोध मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। गतिरोध मुद्रास्फीति, गतिरोध मुद्रास्फीति। क्या कारण है इसके, क्यों अर्थव्यवस्थाओं को इसका सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहली बात, एक्सेस मनी सप्लाई। अगर कोई भी इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा मुद्रा की पूर्ति करती है, तो उसका जो रिजल्ट है वो गतिरोध मुद्रास्फीति हो सकती है। एक चीज़ और लर्नर्स, यहाँ पर जिन भी हम कॉजेज़ की बात करेंगे, इनमें से कोई भी एक कॉज जो है इंडिविजुअली गतिरोध मुद्रास्फीति या स्टैगफ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये इन सभी का ही मिला जुला ही इफेक्ट होता है। अकेला कोई एक कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कहा जा सकता है। तो इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में ही बात करेंगे, क्योंकि लॉन्ग में डिस्कस करने में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इसको बहुत बस पॉइंट्स को ही बात करेंगे। अगर आप में से कोई भी जो व्यूअर है चाहता है कि इसके बारे में डिटेल में बात की जाए, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। दूसरा रीज़न क्या है, एक्सेस क्रेडिट क्रिएशन। अगर जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज़्यादा करता है, क्रेडिट क्रिएशन इटसेल्फ मनी सप्लाई का ही एक पार्ट होता है। मतलब क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा है तो एक तरह से वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहा है, इन्हांस कर रहा है। तो उसका भी रिजल्ट क्या होता है, स्टैगफ्लेशन होता है। इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट।
अगर ये हो रहा है। या फिर हमने क्या किया है, ये एक बहुत जो हमारे पास है ना, बहुत अच्छे टूल्स हैं ये किसी भी इकॉनमी के पास, जिससे वो इकॉनमी को स्टेबलाइज एक तरह से करने की या इक्विलिब्रियम में चलाने की कोशिश करती है, वो है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। लेकिन अगर इनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं किया जाता है तो फिर ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो परिस्थितियां हैं उनके विपरीत चल सकती है, स्टैगफ्लेशन लेकर के आ सकती है। एक्सेस प्रोडक्शन अगर है, मतलब बिना बिका बच जाए अगर जो उत्पादन है, तो वो भी क्या होगा, मंदी लेकर के आएगा। ठीक है। नेचुरल काजेस जो हैं कई बार जो है कि जो प्राकृतिक कारण है कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, उनकी वजह से भी कई बार जो है गतिरोध मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है किसी भी इकॉनमी में। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न होता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो, क्योंकि जो कच्चा तेल है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके अंदर भी जो है एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी इसका जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसके प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं और जो इकोनॉमी इसको एक तरह से इंपोर्ट कर रही होती है, उसके लिए एक बड़ी ड्रॉबैक हो जाती है और वहाँ पर जो है स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो लर्नर्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।